न्यूमेरिकल इंतहाई सादा और आसान है, लेकिन इसके लिए जो ज़रूरी फार्मूलाज हैं वो मैं स्क्रीन पर लिखूंगा, और बेसिक जो मैथमेटिक्स है वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। पहला फार्मूला हमारे पास है वर्क डन, जो कि W से शो किया जाता है, इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S। F फोर्स है और S डिस्टेंस है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। m यहाँ पे मैस है और v वेलोसिटी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। g यहाँ पे ग्रेविटी है और h हाइट है। फोर्स इसका फार्मूला होता है ma, और एक होता है वे, W से लिखा जाता है इज इक्वल टू वे या वेट, W से लिखा जाता है इज इक्वल टू mg के इक्वल होता है। बाज़ जगह पे आप देखेंगे F इज इक्वल टू mg लिखा गया होगा, ठीक है, तो W भी आप लिख सकते हैं, आप उसकी जगह F भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये फैसला करना होगा कि A की जगह G आना है या G की जगह A आना है। सादा सा प्रिंसिपल है कि जब चीज़ें ज़मीन के साथ कॉन्टेक्ट में ना रहें, यानी ज़मीन से ऊपर की तरफ उछाली जा रही हों या खुद जा रही हों, तो ऐसी सूरत में ग्रेविटी लागू होती है, तब आप G यूज़ करते हैं। A फॉर एक्सेलरेशन है यहाँ पर। डिस्टेंस S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई T। V वेलोसिटी है और T फॉर टाइम है। एफिशिएंसी, किसी चीज़ की कारकर्दगी को एफिशिएंसी कहा जाता है, इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100। आउटपुट और इनपुट क्या है? एक काम आप जो किसी चीज़ पर करते हैं, जिस तरह के आपको किसी काट को, किसी छकड़े को धक्का आपने लगाना है, तो आप कुछ वर्क डन करते हैं, कुछ एनर्जी के ज़रिए जो है वो उसको आगे धकेलते हैं आप, तो वो आगे कुछ चला जाता है, वो छकड़ा या काट। तो आपने जो उसको दिया वो इनपुट था, उसने जो की है हरकत बदले में उस एनर्जी के, वो उसकी आउटपुट है। मल्टीप्लाइड बाई इसको 100 किया जाता है। आगे है जी पावर। पावर इज इक्वल टू W। W यहाँ पे वर्क डन है और T फॉर टाइम है। जो वे के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो स्मॉल w यूज़ किया है, बड़ा वर्क डन के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। एक आदमी एक छकड़े को, एक कार्ट को, ये कार्ट का साइन हो सकता है कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग की जो ऐप होती हैं वहाँ पे एक ट्रॉली सी देखी होगी, उसको भी कार्ट बोला जाता है। वो छकड़ा सा जिसके ऊपर लाद के कुछ चीज़ों को आप ले जाते हैं या लेकर आते हैं, पहियों के साथ होता है, ये कार्ट कहलाता है। तो एक आदमी 300 न्यूटन की फोर्स के साथ एक कार्ट को 35 मीटर तक खींचता है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। आदमी ने कितना काम इस छकड़े पर किया है, कितनी इनपुट इसको लगाई है, कितनी एनर्जी इसको लगाई है, तो वो आपने मालूम करना है। यहाँ पे डेटा बिल्कुल सादा है, आपके पास S भी है, आपके पास F भी है, आपने वर्क डन W मालूम करना है। फार्मूला बिल्कुल सादा होता है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई S। दोनों की वैल्यूज़ मौजूद हैं, उनको पुट कर देते हैं तो रिज़ल्ट आता है 10,504। आई होप कि ये पहला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। एक ब्लॉक है जिसका वज़न 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर तक उठाया जाता है ऊपर, यानी कि चीज़ अब देखें ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रही, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब चीज़ें एक पोजीशन हासिल कर लेती हैं, यानी कि आपने जब हवा में उठाया 6 मीटर, तो वो एक पोजीशन पर चला गया। क्या है हमारे पास? ब्लॉक है, वो ब्लॉक एक पोजीशन पर चला गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड हो गई, ठीक है। यानी कि नीचे से आप उठा रहे थे तो वो मोशन में था, वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर हो रही थी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन के एतबार से होती है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के एतबार से होती है। जो ही आपने 6 मीटर तक उठा लिया तो उसके अंदर अब एक एनर्जी स्टोर हो गई, उस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो बड़ा सादा होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे W आपको दिया गया है, यहाँ पे हाइट दी गई है, ठीक है, और यहाँ पे ज़रा सी बात है कि जब चीज़ आपने ऊपर उठा ली तो ग्रेविटी भी लागू हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। mgh में क्या कुछ मौजूद है? G भी मौजूद है, H भी मौजूद है, हमारे पास M मौजूद नहीं है। M के लिए एक फार्मूला आपने ब्लैक स्लाइड पर देखा था जो कि W इज इक्वल टू mg से लिखा गया था, वहीं पे यहाँ पे अप्लाई वो कर देते हैं और M की वैल्यू हमें किसी तरह पता लग जाएगी। W इज इक्वल टू mg हमने यूज़ किया था, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, M को यहीं रहने देते हैं, G को उठाकर यहाँ W के नीचे ले आते हैं,
ठीक है। तो m इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर जी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये जो w ओवर जी है इसको हम इस m की जगह पे पुट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो m की जगह पे आप देख रहे हैं w ओवर जी आ गया, ये g से कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच। आपके पास आपका रिजल्ट आता है, W भी मौजूद है और आपके पास H भी मौजूद है, लिहाजा इन दोनों को पुट कर देने से आपके पास आता है 120 जूल का रिजल्ट। न्यूमेरिकल इंतहाई सादा हैं, बहुत इजी है, उम्मीद है कि आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन आती रहे और इस तरह की मैं वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ। अगला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो है 6.3। A car weighing 12 kilonewton has speed of 20 ms-1. Find its kinetic energy. एक कार जिसका के वेट है 12 किलो न्यूटन यानी 12,000 न्यूटन और वो 20 की स्पीड से चल रही है ms-1 की, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम करनी है। लिख लेते हैं, W हमारे पास 12,000 न्यूटन है और V इज इक्वल टू है 20। काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बिल्कुल सादा आपको मालूम है, वो होता है 1/2mv²। ठीक है, तो यहाँ से भी एक दिक्कत वही आ रही है जो कि इससे पिछले न्यूमेरिकल में आई थी, m हमारे पास मौजूद नहीं है। m के लिए फिर से वही तरीकाकार हम अप्लाई कर देते हैं, W इज इक्वल टू mg और m इज इक्वल टू W ओवर g। इसको उठा के हम काइनेटिक एनर्जी के m में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे पास m आ रहा था अब m की जगह पे W ओवर g नज़र आ रहा है। ठीक है, वैल्यूज़ मौजूद हैं, इनको पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास 12,000 20 और इसका स्क्वायर नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कि 20 बनता है। ये 20 एक 20 से कैंसिल हो गया, 20 मल्टीप्लाइड बाय 12,000 आपके पास बनता है 240,000 जूल, जो कि 240 किलो जूल के इक्वल भी बन जाता है। यानी कि 3 ज़ीरो को आप ख़त्म करके किलो लगा सकते हैं। ठीक है, यानी किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है, आपने ये पढ़ा होगा पहले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये न्यूमेरिकल भी क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 6.4 की तरफ। 6.4 में कहा गया है अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 ms-1, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। एक 500 ग्राम का स्टोन है जो कि 15 ms-1 की वेलोसिटी के साथ हवा में उछाला गया है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है, कब? जब ये अपनी हाईएस्ट पीक पर पहुंचेगा। और इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है तब जब ये ज़मीन को आके लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 किस्म की आपने एनर्जीज जो है वो मालूम करनी है। स्टार्ट करते हैं। जो गिवन डाटा हमारे पास है वो V है 15 और m इज इक्वल टू 500 है। ठीक है, तो ये क्योंकि ग्राम में है इसको हम किलोग्राम में कर लेते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड बाय अगर हम 1000 कर देंगे तो ये हमारे पास 0.5 kg में रिजल्ट आ जाएगा। जो चीज़ मालूम करनी है पहले बता चुका हूँ। स्टार्ट करते हैं इसको। देखें, अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं जो कि आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मैं ये सिनेरियो क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं। सबसे पहले तो दोनों की तारीफ़ें सुन लें ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताने लगा हूँ। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी जिस्म में एनर्जी का आना उसकी हरकत की वजह से, ऐसी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, हरकत की वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन। अब पोटेंशियल एनर्जी सुन ले। पोटेंशियल एनर्जी ये होता है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी जिस्म में जब वो एक ख़ास पोजीशन पर पहुंच जाती है उसमें एक एनर्जी स्टोर होती है तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जब एक यानी यहाँ पे पत्थर है हमारा, पत्थर जो है वो जब अपनी मैक्सिमम हाइट को पहुंच जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है जो कि पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, क्योंकि वो पोजीशन पर पहुंच जाता है, एक पोजीशन पर। ये पोजीशन नॉर्मली ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं होती। ठीक है, यानी पत्थर ज़मीन से ऊपर है ना, ज़मीन के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है। ठीक है, तो वो एक पोजीशन पे पहुंच जाता है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ऐसे में फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का अप्लाई होगा।
और अब ये आपस में किस तरह से रिलेट करती हैं, इस फिनोमिना को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, फिनोमिना कुछ इस तरह से है। एक स्टोन है, यही कहा जा रहा है इसमें, एक स्टोन जो है वो आप ऊपर फेंकते हैं और वो वापस ज़मीन को आके लगता है, सिंपली ये बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से सपोज के ये पत्थर जो है वो आपका उछाला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो ही आप इसको हवा में फेंकते हैं तो ये मोशन में आ जाता है, पत्थर जो है वो हरकत करने लगता है। तो ये मोशन की वजह से जो एनर्जी इसके अंदर आती है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है। यानी जो ही ये छूटता है उस मौका पर क्या होगा कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि इसने अभी कोई पोजीशन हासिल नहीं की, अभी ये जा रहा है, ठीक है। हाइट पर पहुंचेगा, एक लम्हे के लिए रुकेगा, तो उस मैक्सिमम पॉइंट पर, उस रुकने पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि ये एक पोजीशन हासिल कर लेता है, ठीक है, और रुक गया, हवा हरकत भी नहीं हो रही, ठीक है, उस खास मुकाम पर, उस पीक पर, उस हाइट पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसने कोई पोजीशन हासिल नहीं की, ज़ीरो है, ठीक है। अब बात करते हैं जब ये ऊंचाई पर पहुंच गया, ऐसी सूरत में इसकी इस लम्हे पर हरकत बंद हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी होती हरकत की वजह से, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। और इसके अंदर एक एनर्जी दूसरी स्टोर हो गई, या यूं कह लें कि पहले वाली कन्वर्ट हो गई, वो है पोटेंशियल एनर्जी जो कि मैक्सिमम है, ठीक है। अब ये वापस ज़मीन को चला है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन, ये वापस अब ज़मीन को चला है ये पत्थर, ठीक है। यहाँ पे जब ये हिट करेगा ज़मीन पर, तो ऐसे में कितनी एनर्जी से ये हिट करेगा, वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बनेगी, वहाँ पे ऐसे ही बनेगी जिस तरह के पत्थर को उछाला गया था, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आकर इसकी पोजीशन कुछ नहीं रहती, ये ज़मीन के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस पर जो एनर्जी स्टोर हुई थी मोशन की वजह से, हरकत की वजह से, हरकत की वजह से कौन सी एनर्जी स्टोर बनती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो बदल जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कि इस मैक्सिमम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बदल जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो अब मसले का हल ये है कि आप पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर लें, ठीक है, एट मैक्सिमम हाइट, वो काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड के बराबर होगी, ठीक है, बात आपको क्लियर है। यानी यहां से जो स्टार्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी ऊपर आकर बदल गई पीई में, ठीक है, यहां से जो के ई स्टार्ट हुई है मैक्सिमम हाइट पर, वो बदल जाती है पीई में, ठीक है, और जब ये हिट करता है ग्राउंड को तो वापस के ई हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी की कन्वर्शन हो रही है, और जाहिर सी बात है कि ये जब ज़मीन पर मैक्सिमम है काइनेटिक एनर्जी, तो ऊपर मैक्सिमम कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है, यानी कि ये कन्वर्ट हो जाती हैं एक से दूसरे में, दूसरे से वापस पहले में। तो अगर आप पी मालूम कर लेंगे तो आप काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड आसानी के साथ मालूम कर लेंगे। चलें पीई के लिए हम सोचते हैं, पीई का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बनेगा एम जी और एच, ठीक है। क्या हमारे पास एच मौजूद है, एच इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है, इसमें एच जो है वो मौजूद हमारे पास नहीं है। हमारे पास मैस है और हमारे पास वेलोसिटी है। इन दोनों को अगर देखा जाए तो हम कोई सूरत यहाँ पे नहीं बना सकते जिससे हमें एच पता लग जाए, ठीक है। तो अब ये तो हम नहीं कर सकते, हम सेकंड पार्ट को पहले ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड, इसको हम मालूम करते हैं सबसे पहले, ठीक है, इससे ये न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है, m मौजूद है हमारे पास और v भी मौजूद है, दोनों को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 ये 225 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 56.25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 भी होगा, 56.25 जूल्स।
अब ये व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, ज़मीन पर, यहाँ देखें इसको, ज़मीन पर जो काइनेटिक एनर्जी है आपकी, ठीक है, वो ही दरअसल मैक्सिमम है ना, ठीक है। ऊपर जाकर मैक्सिमम कौन सी हो जाती है, मैक्सिमम ऊपर जाकर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। इसमें देखें पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है, यानी कि जो ज़मीन पर काइनेटिक एनर्जी है हवा में वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है एट मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है, ठीक है। यानी अगर के ई आपकी 56.25 है तो पी ई भी 56.25 जूल होगी। आई होप कि ये फिनोमेना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर एक बार देखने से क्लियर नहीं होता तो इसको बैक करें, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। मैंने न्यूमेरिकल 6.5 आपकी स्क्रीन पर, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 ms-1. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kg. एक साइकिलिस्ट है, उसका अपनी साइकिल के समेत वजन है 40 kg। वो 6 मीटर ऊंचे स्लोप से नीचे आ रहा है। स्लोप आप समझते हैं ना, ढलवान, ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से ये ढलवान है, ये 6 मीटर ऊंची है ढलवान, ठीक है, ये स्लोप कहलाता है, जिसको मैंने ऐसे से लिखा है। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है, साइकिलिस्ट जो है वो इससे नीचे आ रहा है, 1.5 उसकी स्पीड है और 6 मीटर ये ऊंचा है और उसका वज़न साइकिल के समेत है 40 kg का। इसमें से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही आपको मालूम करके बतानी है। गिवन डाटा हम लिख लेते हैं, दोनों एनर्जीज जो है वो आपको मालूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी आप मालूम करें, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि इज इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डाटा मौजूद है, ठीक है, सिंपली ये हमारे पास आ गया 45 जूल के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके पास फार्मूला होता है mgh भी आपके पास मौजूद है, ठीक है। जी जो है वो 10 होता है, इसको हम पुट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 2400 जूल्स। तो ये दोनों इजीली सॉल्व हो गए, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था। आगे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 6.6 की तरफ आपकी स्क्रीन पर। A motorboat moves at a steady speed of 4 ms-1. Water resistance acting on it is 400 Newton. Calculate the power of its engine. एक बोट है जो कि 4 ms-1 की स्पीड से चल रही है। वाटर की रेजिस्टेंस है 4000 न्यूटन की, ठीक है। ज़ाहिर वो बोट पानी को काटते हुए चलेगी तो एक फ्रिक्शन बनेगी, एक रेजिस्टेंस होगी, वो रेजिस्टेंस बताई गई है 4000 न्यूटन की। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, इसके इंजन की पावर आपको मालूम करके बतानी है। जो गिवन डाटा है उसको लिख लेते हैं, v बताया गया, f बताया गया और पावर जो है वो p से ज़ाहिर की जाती है, आपको मालूम करनी है। पावर का यूनिट होता है वाट। बहरहाल पावर आपके पास फार्मूला आपने देखा था, होता है W/T। W इज़ वर्क डन एंड T इज़ टाइम। तो अब यहाँ से देखें कोई रास्ता नहीं मिलता, आपके पास F और V है, ना तो W है ना T है। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ओपन करते हैं इसको। W किसके इक्वल होता है इसमें? W इक्वल होता है Fs के, ठीक है। W इज इक्वल टू Fs के इक्वल होता है। Fs को हम चले पुट कर देते हैं। अब इसमें दिक्कत यह है कि S भी नहीं है हमारे पास, ठीक है, S भी नहीं है, तो S को ले लेते हैं। हमारे पास वेलोसिटी का एक फार्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू S/T के इक्वल होती है, और S इज इक्वल टू VT, ठीक है। ये T जो है वो V के करीब चला गया। S इज इक्वल टू VT हमें पता लग गया कि ये है, तो S की जगह पे ये पुट कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये T से कैंसिल हो जाता है, T से कैंसिल हो जाता है, बाकी आपके पास बचता है P इज इक्वल टू FV। अब ये दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। सो पावर इज इक्वल टू FV, यानी कि 4000 मल्टीप्लाइड बाई 4, 16000 वाट आपके पास आपका रिजल्ट है, ठीक है। 1000 को आप किलो भी लिख सकते हो, यानी कि 16 किलो वाट इसका आंसर भी बताया जा सकता है, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, मैं मज़ीद काम करता रहूँ। अगर आपको कोई मसला मसाइल इसमें आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई डिमांड हो कि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए स्टडी के हवाले से, तो आप मुझे कमेंट करके उसमें भी बता सकते हैं। आगे हमारे के पास एक न्यूमेरिकल है 6.7।
A man pulls a block with a force of 300 Newton through 50 meter in 60 seconds. Find the power used by him. एक आदमी एक ब्लॉक को खींच रहा है, 300 न्यूटन की फोर्स लगाता है, 50 मीटर तक खींचता है 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में. फाइंड द पावर यूज बाय हिम. पावर बतानी है जो ये यूज करता है. ठीक है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है? P का फॉर्मूला होता है W/T. ठीक है, कुछ इससे पहले 6.6 की तर्ज का ही ये रहेगा. P इज इक्वल टू W/T, W इज इक्वल टू FS. F भी है, S भी है और T भी है. सिंपली पुट कर देते हैं और 250 वाट हमारे पास हमारा रिजल्ट आ जाता है. न्यूमेरिकल 6.8 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. A 50 kg man moved 25 steps up in 20 seconds. Find his power if each step is 16 centimeter high. सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि एक 50 किलो का आदमी सीढ़ियों पर चढ़ रहा है. वो 25 स्टेप चढ़ता है, हर स्टेप 16 सेंटीमीटर ऊंचा है और ये काम यानी 25 स्टेप चढ़ने का काम 20 सेकंड में कर लेता है. इसकी पावर मालूम कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो M बिल्कुल वाज़े है 50 kg, T बिल्कुल वाज़े है 20 सेकेंड्स, और हाइट अगर हम देखें तो वो किस तरह से होगी. देखिए 25 स्टेप हैं, सीढ़ी के 25 स्टेप हैं, हर स्टेप है 16 सेंटीमीटर ऊंचा. अगर हम इन दोनों को ज़र्ब दें तो क्या हमारे पास हाइट बनती है? एग्जैक्ट बनती है, बिल्कुल बनती है. ठीक है, तो इस डाटा को हम लिख लेते हैं. H को काउंट कर लेते हैं. 25 मल्टीप्लाइड बाय 16 सेंटीमीटर, जवाब आता है 400 सेंटीमीटर. कुछ इस तरह से. सेंटी आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, इक्वल होता है 10⁻⁻² के, यानी 1/100 के. तो सेंटी 10⁻⁻² मैंने लिख दिया सेंटी की जगह पे, और आखिर वाला जो M था मीटर के लिए वो वैसे का वैसा आ गया. ठीक है, अब ये जो 400 है, इस 400 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻², यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय 100. जो 100 है, 100 आप 10⁻² लिख सकते हो. ठीक है, कुछ इस तरह से. इससे क्या होगा कि 10⁻+2 10⁻⁻² कैंसिल हो गया और आपके पास रिजल्ट सिंपली 4 मीटर आ गया. यानी कि अब हमें हाइट भी पता लग गई. अब हम कैलकुलेट करते हैं इसकी पावर. पावर का हमें फॉर्मूला पता है, W/T होता है. अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे W तो मौजूद नहीं है, तो W को ओपन करते हैं. FS होता है, FS डिवाइडेड बाई T हमने लिख लिया. ठीक है, क्या हमारे पास यहाँ पे F मौजूद है? हमारे पास F यहाँ पे मौजूद नहीं है. ठीक है, तो F को भी हम ओपन करते हैं पहले. यहाँ पे इस सिनेरियो में देखें, ये शख्स जो अपने पाँव से जोर लगाता है और अगले स्टेप पर जाता है, ये एक फोर्स जनरेट करता है. ठीक है, वो फोर्स इसके वज़न के बराबर है. जितना इसका वज़न हो, अपने पूरे वज़न से ही पाँव पे जोर दे रहा है ना, तो वो फोर्स इसके वज़न के बराबर यहाँ पर होती है. यानी कि F इज इक्वल टू W होता है और W इज इक्वल टू mg होता है. ठीक है, क्लियर हो गया आपको. और जो S है, जाहिर सी बात है कि ये हाइट है, ये फासला नहीं है, तो S को हम h लिख लेंगे. तो हमारे पास जो P बनता है वो बनता है mgh डिवाइडेड बाय T. ठीक है, mgh डिवाइडेड बाय T. तो ये हमारे पास M हो गया, ये हमारे पास G हो गया, ये हमारे पास H हो गया. ठीक है, और ये T हो गया. इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 100 वाट का. आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको 6.8 तक क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं 6.9. ये भी मुख्तसर सा एक न्यूमेरिकल है. कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg of water through a height of 6 meter in 10 seconds. M बताया गया है, H बताया गया है और T बताया गया है. अब आपको यहाँ से इसकी पावर बतानी है. गिवन डाटा हम लिख लेते हैं. गिवन डाटा के बाद P इज इक्वल टू होता है W/T. ठीक है, W किसके इक्वल होता है? W दरअसल हमारे पास यहाँ पे इक्वल होता है mgh के इक्वल. ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया था इस न्यूमेरिकल में. मैं इसको दोबारा से कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर रहा. W इज इक्वल टू mgh के इक्वल हो जाता है. ठीक है,
तो इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 से कैंसिल हो गया। 6 × 2 1200, जवाब है आपका वाट में। ठीक है, 1200 वाट आपका आंसर है। Last numerical 6.10. An electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has capacity 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. Density of water is equal to 1000 kg m-3. Mass of 1 liter of water is equal to 1 kg. इस न्यूमेरिकल में आपको बताया जा रहा है कि एक वाटर पंप है और इस वाटर पंप की मोटर की पावर कैपेसिटी है 1 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये पावर होती है, हॉर्स पावर पावर का यूनिट होता है, नई चीज़ नहीं है कोई। हॉर्स पावर मजीद क्या होती है अभी पता लग जाएगा। अब ये जो वाटर पंप है ये 10 मिनट में 15 मीटर ऊंचे रखे हुए एक टैंक को भरता है। दोबारा से सुने, 10 मिनट में 15 मीटर ऊंचे रखे हुए एक टैंक को भरता है। इस टैंक की कैपेसिटी है 800 लीटर्स की। आपने मालूम करना है एक्चुअल वर्क डन या टोटल वर्क डन जो ये इलेक्ट्रिक मोटर करेगी इस टैंक को भरने के लिए। आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की कारकर्दगी, ये सारा एक सिस्टम है, मोटर, टैंक और ये प्रोसेस, ये सारा का सारा एक सिस्टम है। इसकी कारकर्दगी भी आपको मालूम करनी है। 2 हिंट्स दी गई हैं इस न्यूमेरिकल में। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg m-3 और मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, यानी 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम पानी के बराबर होगा। यानी 800 लीटर पानी 800 kg पानी के बराबर होगा। ठीक है, और kg क्या होता है, मैस होता है, तो यहां से हमें m पता लग गया, m इज इक्वल टू 800 kg। तो ये हिंट्स दी गई हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये हिंट्स आपके इस्तेमाल भी आएँ। अगर दी गई हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल को गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में सबसे पहले पावर है, पावर 1 हॉर्स पावर है। याद रखेंगे 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट आपके पास मैस है। मैस उसने कहा कि 1 लीटर 1 kg के बराबर होता है, तो 800 लीटर 800 kg के बराबर हो गया। फिर टाइम 10 मिनट का दिया गया, 10 मिनट ज़रब 60 कर लें, 600 सेकंड में बदल जाता है। हाइट मीटर में दी गई है, 15 मीटर वैसे का वैसे रहने दें। जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो है वर्क डन और एफिशिएंसी या कारकर्दगी। तो अब ज़ाहिर सी बात है वर्क डन आपको मालूम करना है। आपने वो फार्मूला पिछले न्यूमेरिकल्स में बार बार देखते आ रहे हैं, पावर का एक फार्मूला P इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। उस फार्मूले से शुरू करते हैं और वहाँ से वर्क डन निकालते हैं, क्योंकि आपके पास P भी मौजूद है और T भी मौजूद है। P इज इक्वल टू W/T। अगर T को हम P के पास ले जाएँ तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू PT, कुछ इस तरह से। इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर लें तो आपके पास रिजल्ट आता है 447600 वाट। ये आपके पास क्या होती है, ये इनपुट होती है। इनपुट क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, कोई भी सिस्टम होता है उसमें एक इनपुट होती है सिस्टम की। यहाँ पे क्योंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनपुट और आउटपुट एनर्जीज में होंगी। एक उस सिस्टम की इनपुट होती है और एक उस सिस्टम की आउटपुट होती है। सिस्टम की इनपुट यानी वो सिस्टम कितनी एनर्जी लेगा, ठीक है, और बदले में वो कितना काम करेगा, मुफीद काम। ठीक है, काम तो बहुत सारे वो सिस्टम में हो रहे होते हैं, किसी भी सिस्टम में मुफीद काम वो कितना करेगा, वो उसकी आउटपुट होती है। ठीक है, इनपुट को आप समझें कि जिस तरह यहाँ पे इस केस में हमारे पास एक वाटर पंप है। ठीक है, वाटर पंप के साथ मोटर लगी हुई है। वो मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलेगी और मैकेनिकल एनर्जी के ज़रिए फिर आपका ये यानी कि पंप के अंदर एक प्रोपाइलर या एक पंखा लगा होगा ना जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलेगा, तो वो मैकेनिकल सिस्टम पानी को ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। लेकिन जितनी इनपुट दी जाती है उतनी आउटपुट नहीं होती। आउटपुट हमेशा इनपुट से कम होती है। इनपुट बाकी किधर चली जाती है? देखें, आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी है इस मोटर को, आपने इस मोटर को बिजली दी है, सप्लाई दी है। जब आप इसको सप्लाई दे देते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई दे देने के नतीजे में
मैं इलेक्ट्रिक लॉसेस की तो बात नहीं करता, मैं मोटे मोटे आपको बता देता हूँ इसमें लॉसेस किस तरह से कहाँ कहाँ होंगे। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। मैकेनिकल एनर्जी यानी उसके अंदर एक प्रोपाइलर लगा हुआ है या एक पंखा लगा हुआ है पानी को ऊपर फेंकने के लिए। वो जाहिर सी बात है पंखा किसी बैरिंग के ज़रिए लगा हुआ है, ठीक है। तो बैरिंग की अपनी रगड़ होती है, ठीक है। उसके अंदर जो छोटे छोटे बॉल होते हैं, कम रगड़ ही भले ही देते हों लेकिन रगड़ तो कुछ ना कुछ होती है ना। तो वो जो रगड़ माइनस होती है वो इनपुट से माइनस होती है। बैरिंग्स के बाद क्या होता है कि अब पानी प्रोपाइलर के जरिए पाइप में चढ़ना शुरू होगा। 15 मीटर की हाइट है ना हमारी, तो वो ऊपर चढ़ना जो है वो शुरू होता है। पानी पाइप की दीवारों के साथ रगड़ खाता हुआ ऊपर जाता है, वहाँ पे भी फ्रैक्शन है, वहाँ पर भी एनर्जी ज़ाया होती है। और वो एनर्जी किससे ज़ाया होती है? जो टोटल इनपुट दी थी ये उसमें से माइनस होती चली जा रही है, ठीक है। जो पानी ऊपर जाता जा रहा है, ग्रेविटी का दबाव उस पर, यानी ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचना चाह रही है, तो वो उस पानी ने कुछ एनर्जी उस ग्रेविटी को झेलने के लिए भी लगानी है, तो वो भी इनपुट में से माइनस हो रहा है। क्लियर है? और फिर कहीं जाके जो एनर्जी बचती है वो एनर्जी पानी के ऊपर जाकर फेंक देती है इन लॉसेस के बाद, ठीक है। इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट। इज दैट क्लियर? तो अब एफिशिएंसी का हम फॉर्मूला देखते हैं। ये जो सारी इनपुट की तमहीद थी ये एफिशिएंसी के लिए ही थी, क्योंकि एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100। इनपुट का तो मसला हल हो गया। आउटपुट क्या है? देखें, आउटपुट जो वाटर पंप ने देनी है वो क्या देनी है? पानी को लेगा, 15 मीटर की हाइट पे जाकर टैंक में फेंकेगा, ठीक है। तो अब ये इस प्रोसेस में करेगा क्या? पानी का एक यानी कि प्रोपाइलर या वो पंखा जब घूमता है तो वो पानी का ज़ाहिर सी बात है कि कुछ हिस्सा एक चक्कर में उठाता है, दूसरे चलता तो बहुत तेज़ी से है लेकिन कुछ हिस्सा एक चक्कर में उठाएगा, ऊपर फेंकेगा, फिर दूसरा हिस्सा आ जाता है पानी का। यानी पानी की एक मखसूस मिकदार होती है, ठीक है, जो वो एक चक्कर में पाइप में चढ़ाएगा, ठीक है। होता तो काम बड़ी तेज़ी से है ना कि पानी का एक फ्लो बन जाता है, लेकिन एक चक्कर में पानी का एक मखसूस मैस, एक मखसूस वैल्यू वो पाइप में ऊपर की तरफ चढ़ाएगा। अब उस पानी ने जो कि एक मखसूस मैस का है, उस पानी ने 15 मीटर हाइट का फासला तय करना है, ठीक है। और ग्रेविटी भी उसको लगातार नीचे खींच रही है। हाँ, फासला तय कर देने के बाद ग्रेविटी को झेलने के बाद वो जाकर 800 लीटर के इस टैंक में गिरता है। तो नंबर 1 पानी का एक मैस हो गया, दूसरा इसमें ग्रेविटी आ रही है, तीसरा इसमें हाइट आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ जो कि आपने इसमें नोटिस शायद ना की हो, मैं आपको वो बताता हूँ, वो ये है कि पानी एक मखसूस पोजीशन पर जाएगा, पानी एक मखसूस पोजीशन पर जाएगा। 15 मीटर की हाइट पर टैंक रखा हुआ है, वो मखसूस पोजीशन है जहाँ पर पानी ने जाना है। मेरा इशारा है पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी आपको फराहम करेगी। मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, पानी का एक मखसूस मैस, मैंने हाइट आपको बताई है और मैंने ग्रेविटी इसमें आपको बताई है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? mgh। उसके ज़रिए आपको आपकी आउटपुट मालूम होगी, ठीक है। तो हम इसको मालूम करते हैं और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसे से वाकिफ़ होंगे, इसकी वजाहत तो मैं दे चुका हूँ आपको, और इसमें 3 एलिमेंट्स की वजाहत भी मैंने दे दी, मैस, हाइट और ग्रेविटी, ठीक है। तो इसके फार्मूले को यूज़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो कि आउटपुट होगी इज इक्वल टू mgh। m हमारे पास 800 है, g हमारे पास 10 होता है और h हमारे पास 15 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास हमारा ये आंस बन जाता है 120,000 का, 1,20,000 वाट। ये इसकी आउटपुट होगी। अब आप एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। ऊपर आप आउटपुट रखें और नीचे आप इनपुट रखें, मल्टीप्लाई इसको आप कर दें 100 से, तो आपके पास इस सिस्टम की एफिशिएंसी आ जाती है जो कि है 26.8। अब आप देखें 4,47,600,
4,47,600 से इतने लॉसेस हुए कि ये बच गई 1,20,000। आप नोटिस कर रहे हैं कि कितने इसमें नुकसान हो गए हैं दरमियान में, ठीक है। और सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 26.8, सिर्फ 26.8। आप 100 में से 26.8 को माइनस करें तो वो जो वैल्यू जितनी भी आएगी वो सारी की सारी आपकी लॉसेस में ख़त्म हो जाती है। सिर्फ छोटा सा पावर का हिस्सा है, छोटा सा एनर्जी का हिस्सा है जो कि उस पानी को ऊपर जाकर फेंक देता है। तो इंजन्स के अंदर या मोटर्स के अंदर या कोई भी एक सिस्टम हो, उसके अंदर इनपुट जितनी होती है आउटपुट उतनी नहीं होती, उसमें अच्छे खासे लॉसेस होते हैं जैसे यहाँ पे हुए, ठीक है। इसको अगर आप 27 भी मान लें, 26.8, सिर्फ इसकी एफिशिएंसी, इसकी कारकर्दगी 27% है। 100 में से 27% इसकी सिर्फ कारकर्दगी है, और 100 में से 27 माइनस कर देने के बाद जितने भी आपकी परसेंटेज बचती है वो सारे के सारे लॉसेस में जाएंगे। आई होप कि ये न्यूमेरिकल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये छठा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।